मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? ये बेटा कल वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी की तरफ जरा आ जाए, जरा सही तरह बात दोबारा सुन के कंप्लीट कर लें। एक शॉर्ट समरी बोलने लगा, कल ये सब जरा सुनिएगा। बात बेटा ये हो रही थी कि हमने जब कल क्वेश्चन पढ़ा तो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आप एडजस्टेड बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। फिर जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो पता चला कि क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में दो गलतियां हुई हैं। नंबर 1 पॉइंट क्वेश्चन सामने रखिएगा। जब नंबर 1 पॉइंट पूरा पढ़ा हमने तो पता ये चला कि पैसे तो एडवांस में दिए हैं और अभी मशीनरी आई नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में उसने कहा कि ये जो पैसे दिए हैं ये एडवांस डेबिट होने की बजाय प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट हो गए हैं। तो देयरफॉर फिर हमने करेक्शन की कि अगर प्लांट एंड मशीनरी की आइटम अभी आई नहीं है तो फिर प्लांट एंड मशीनरी तो डेबिट अभी नहीं होना चाहिए। हाँ, जो पैसे एडवांस में गए वो यकीन एक एसेट के तौर पे अलहदा से हेड बनना चाहिए। तो फिर हमने डिस्कशन करने के बाद फाइनल एक डिसीजन ये लिया कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए और एडवांस प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो गलत डेबिट हुआ है उसकी जगह एडवांस को डेबिट होना चाहिए। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री फिर हमने की एडवांस डेबिट और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट। यही मैं जरा रुक के अगली बात भी करना चाहता हूँ, वही भी जरा गौर से सुनो। क्योंकि ये एडवांस पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो गया था और नीचे पढ़े जरा, डेप्रिसिएशन भी इस साल की रिकॉर्ड तो हो गई है, बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इफेक्ट ऑफ एरर्स की जो एडजस्टमेंट है वो हमारे लिए छोड़ी गई है एक्सेप्ट। देयरफॉर अगर एक गलत अमाउंट डेबिट हुई थी तो इसका मतलब एसेट की अमाउंट ज्यादा थी। देयरफॉर जब उस पर रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 4,50,000 पे भी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज गलती से हो गई होगी, जिससे फिर हमने अब रिवर्स करना है। नंबर 2, फिर जब हमने सेकंड पैराग्राफ पढ़ा तो वो पढ़ के पता ये चला कि एक प्लांट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, एक मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, और डेफिनेटली ये भी फिर बात हुई थी कि ये उस मशीनरी की बात नहीं हो सकती जो पॉइंट नंबर 1 में है, क्योंकि वो मशीनरी तो अभी आई नहीं है। ये फिर यकीनन कोई और मशीनरी होगी जो 21 जनवरी वाले दिन इंस्टॉल भी हो गई है। तो उससे फिर आगे जब हमने पढ़ा तो पता चला उसकी जो कॉस्ट है वो तो 27 लाख सही डेबिट हो गई है, लेकिन जो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में डेबिट होने की बजाय रिपेयर अकाउंट में डेबिट हो गई है। तो देयरफॉर फिर हमने ये कहा कि ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ये भी कैपिटलाइज होनी चाहिए मशीनरी की कॉस्ट में और रिपेयर के अकाउंट को में करेक्शन होनी चाहिए। देयरफॉर फिर जो गलत हेड डेबिट था वो रिपेयर था, उसको हमने क्रेडिट करके ठीक किया और उसका फिर इफेक्ट हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि बेटा ये हम काम कर रहे हैं पूरा साल कंप्लीट होने के बाद, तो प्लांट एंड मशीनरी अगर हम खुद डेबिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहले प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख रुपए से डेबिट नहीं था। उससे फिर मतलब ये बनता है कि अगर ये 3 लाख पहले डेबिट ही नहीं था तो जब रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए तो 3 लाख रुपया तो प्लांट एंड मशीनरी में था ही नहीं। देयरफॉर इस अमाउंट पे फिर रेट मल्टीप्लाई नहीं हो सका होगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन भी साल के शुरू में हुई है और ये प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट का पार्ट है। तो फिर इस पे 3 लाख इंटू 10%, 30,000 की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होनी चाहिए। मेरी इस डिस्कशन के बाद अब जरा मुझे बता दें, क्या अब कल से रिलेटेड कोई और पॉइंट तो नहीं आपके जहन में रह गया? अब मुझे जरा एक फाइनल अगर ओपिनियन मिल जाए सबका। ये भी सब बना अब फाइनल हो गया। तो देन बेटा फिर बस ये 2 एंट्रीज रह गई थी, तो 2 एंट्रीज एंड में रह गई थी। मेरा ख्याल है अगर इनको भी फिर लिख लें ताकि हम ये दूसरा लेजर भी कंप्लीट कर लें। मैंने कल इसलिए कंप्लीट नहीं किया था, मैं चाह रहा था जरा
आप भी सोच लें, मैं भी फर्दर रिवाइज कर दूंगा, तो अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड है 45,000। डेप्रिसिएशन की अगर एंट्री की जाए तो वो होती है डेप्रिसिएशन डेबिट, और सेपरेट लेजर अगर बन रहा है तो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर हमने इसे रिवर्स करना है तो उलट एंट्री बोलने की कोशिश करें, खुद से बोलें। फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑफ डेबिट होना चाहिए और डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। उलट होनी है, रिवर्स। टू बी रिवर्स सिंपली मीन्स ओरिजिनल एंट्री जो डेप्रिसिएशन को होती है उसे उलट कर दें 45,000 रुपीज से। और जो नीचे फिर मैंने लिखा टू बी चार्ज, तो अगर चार्ज करनी है तो व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन डेबिट एंड सेपरेट लेजर होने की वजह से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्रीज भी प्लीज जरूर लिखें। और 30,000 इसकी अमाउंट। प्लीज क्लास में बेटा टाइम पे आया करें। बहुत से हजरात ने अपनी रूटीन खराब की हुई है, आप उस टाइम आते हैं जब सारी बातें तकरीबन स्टार्ट वाली हो गई होती हैं, तो प्लीज ऐसे ना करें, इट्स टाइम वेस्टिंग माय डियर। ये एंट्रीज ओके। अब इन एंट्रीज की पोस्टिंग करें जरा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर में पोस्टिंग करें विदाउट एनी पोस्टिंग एरर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 45,000, रेफरेंस ऑपोजिट डेप्रिसिएशन। फिर दूसरी एंट्री देखें, डेप्रिसिएशन डेबिट। अगर डेप्रिसिएशन का लेजर बनाना हो तो उसमें डेबिट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर अगर बना रहे हैं तो क्रेडिट। डेप्रिसिएशन रेफरेंस। जी माय डियर हमजा, करें फाइनल, लेजर फाइनल का। अब इसके अलावा और फिर एडजस्टमेंट कोई नहीं है, कोई दो एरर से फिर उनके डेप्रिसिएशन के इफेक्ट से। तो फाइनली काइंडली डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी और प्लांट और मशीनरी का भी शायद मैंने कल टोटल नहीं किया था, तो काइंडली जरा फाइनल टोटल्स करके एक चीज निकाल। तो अगर फाइनल करेंगे सर, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में टोटल हो जाएगा 12,687,060, 12,687,060। सीडी बैलेंस बन जाएगा इसमें, बैलेंसिंग करें सारा कुछ फाइनल कर दें बस। 12237,060 और एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस बनेगा 4822,540, 4822,540। और सीडी बैलेंस इसका बेटा बन जाएगा 4,777,540। अब ऑब्वियसली एक सीडी दिया हुआ था उस अनएडजस्टेड क्वेश्चन में, तो अब ये जो हमारे सीडीज आए हैं आफ्टर एडजस्टमेंट, ये फिर अनएडजस्टेड सीडीज बैलेंसेस हैं। तो अगर आपको वर्ड लिखना चाहे एडजस्टेड तो वो भी ठीक है। ये आवाज ठीक है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा हुआ सर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई है एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द अबव एरर्स। सब कुछ ठीक है, लेकिन एरर्स का जो इफेक्ट है उसके सिवाय बाकी ठीक है। तो एरर्स का इफेक्ट फिर हमने ठीक कर लिया। ये डियर नोटेड है प्लीज। स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए, नई डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने लिख लिया तो काइंडली कोई एन का मैसेज मुझे भेज देना।
बहुत से स्टूडेंट्स बेटा लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, ये बिल्कुल यूजलेस है जो आप काम कर रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं इसका क्लास लेने का। आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं क्लास में, बिल्कुल ही गलत बात है, ये बिल्कुल गलत एटीट्यूड है। अगर आप टाइम पे नहीं आएंगे तो ये बिल्कुल इरेलेवेंट डिस्कशन है। आपको क्या पता हम क्या बात कर रहे थे? आपको वैसे कैसे पता चलता है कि क्लास के पहले 15-20 मिनट मैंने आपका टाइम वेस्ट करना है? अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, मैं सबको ही कह देता हूँ लेट आया करें। जी डियर, आफ्टर दिस डिस्कशन आपने प्लीज आज इसे दोबारा रिवाइज करना है, और मीन वाइल आपके पास एक नया पेज होना चाहिए, जरा नया पेज एक निकालना रजिस्टर्ड, और बुक इस वक्त बंद कर दें। बुक बंद कर दें और रजिस्टर का एक नया पेज काइंडली सामने रख लें, बस ठीक है, छोड़ दें। नेक्स्ट एक हेडिंग लिखे बेटा, डिस्पोजल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। Disposal of an item of property, plant and equipment. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल्स वगैरह की बात हो रही है। ये वो एसेट्स हैं जो हेल्ड फॉर यूज हैं। डिस्पोजल का बेटा इनिशियली मतलब एक फिलहाल मतलब, बाकी इसका एग्जैक्ट मीनिंग पर एक आध दिन बाद डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप समझें डिस्पोजल मीन सेल ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्ज करें को मशीनरी थी, देखिए इनिशियली अगर ये मशीनरी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट थी, फॉर एग्जांपल इसे हमने यूज के लिए रखा हुआ था, तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हमने इसे खरीद के बेचना है। लेकिन ऑब्वियसली बेटा ये पॉसिबल है कि आपने कुछ अर्सा यूज किया, फिर कुछ अरसे बाद आपका ये प्लान बना कि इस मशीनरी को बेच देते हैं और इसकी जगह कोई नई मशीनरी खरीद लेते हैं। मकसद ये नहीं था कि मशीनरी खरीद के बेचनी है। अगर मकसद मशीनरी खरीद को के बेचना था तो फिर इस मशीनरी को प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहना ही नहीं चाहिए था, फिर इस मशीनरी को परचेजेस कहना चाहिए था। इसने स्टॉक बन जाना था, अगर ये नहीं बिकी और जब इसने बिकना था फिर इसकी सेल वगैरह रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। तो हम इस वक्त उन आइटम्स की बात नहीं कर रहे जिन आइटम्स को आपने खरीद के बेचना ही मकसद आपका हो, परचेजेस की बात नहीं हो रही। किन की बात हो रही है? उन आइटम्स की जिन्हें हमने इस्तेमाल करना था, हाँ किसी वजह से इस्तेमाल करने के बाद अब हमारा ये प्लान बन गया है कि इसको बेच दिया जाए और इसकी जगह अगर कोई नया प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम ले ली जाए तो बेहतर है। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस करने लगे हैं? सेल किसकी? लेकिन उन आइटम्स की जिनको हमने इस्तेमाल के लिए खरीदा था और सब्सिक्वेंटली कुछ अर्से बाद इस्तेमाल के बाद अब अगर हम बेच देंगे तो उसकी काउंटिंग कैसे होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम बात अपनी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ मशीनरी। एक लेजर खोलें, लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 2019 वाले दिन नहीं चल रही अपना सही आवाज सही सही है ना, करते हैं। 1 जनवरी 2019 वाले दिन हमने एक मशीनरी परचेज की, मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 12 लाख। तो मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट लिखते रहे, साथ साथ लिखते रहे, जब मैं कहूंगा रुक जाए फिर रुकिएगा। लेट्स अज्यूम बेटा फिर फर्स्ट कंपनी रेंड हो गया, 31 दिसंबर 19 की डेट आ गई। मशीनरी के लिए हमने तो यूजफुल लाइफ सेलेक्ट की, रेजिडुअल वैल्यू सोची, मेथड की सिलेक्शन की। प्लान ये बना कि मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा नहीं बनाना। प्लान ये बना बोस कि इसे डब्ल्यूडीवी पे रखना है, बुक वैल्यू पे रखना है। देयरफॉर जो इस साल की डेप्रिसिएशन बनी उसकी हमने एंट्री की डेप्रिसिएशन डेबिट
मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इसे WDV पे रखना है। फर्स्ट कर लें तो फिगर 1,50,000 आई। कैसे आई वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, लेकिन लेट अस अज्यूम कि मशीनरी अकाउंट में ही ये क्रेडिट करना है। देयरफॉर काइंडली 1 साल अगर गुजर गया तो इस मशीनरी के लेजर को बैलेंस करना। मैंने जितनी बातें की हैं इस लेजर को बनाते हुए, आपको वो सारी बातें पता हैं? नोट के जरा मुझे बता दीजिएगा। देन माय डियर, अगला साल शुरू करें। 1 जनवरी 19 के बाद 1 जनवरी 20। क्लोजिंग बैलेंस क्योंकि एसेट अकाउंट का है, ब्रॉड डाउन बन जाएगा। एक और साल गुजार लें। अब एक दफा ये डिसीजन लेना है कि लेजर ऑफ डेप्रिसिएशन बनना ही नहीं, और आपने अगर डिसीजन ले लिया है कि हमने एसेट अकाउंट को WDV पे रखना है, तो देन वंस अगेन एंट्री विल बी रिपीटेड नेक्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। लेट्स अज्यूम फिगर इज 1050। मतलब डेप्रिसिएशन हर साल की जरूरी नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो परिणाम सेम है, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई मेथड हो तो ऑब्वियसली फिर डेप्रिसिएशन डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट भी हो सकती है। तो लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 12 का डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, ये जैसे भी 2 साल बाद CD निकाल के थर्ड ईयर का BD बना लें। $945,000। थर्ड ईयर के स्टार्ट पे जरा इकट्ठे हो रहे हैं। 1 जनवरी 2021 सॉरी, ब्राउट डाउन। प्लीज अगर सब लोग यहां तक पहुंच जाए तो मुझे जरा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। कोई अगर लिख रहा है तो काइंडली बता दे। देन बेटा लेजर के लिए 3 लाइनें छोड़ दें, 1 2 3 गिन के जरा 3 लाइनें इसके नीचे छोड़ दें और एक नीचे पैराग्राफ लिखें। ऑन 1 जनवरी 2021 मशीनरी is sold for rupees 11 lakh in cash। कभी भी अगर आप कोई चीज बेचेंगे या खरीदेंगे तो मार्केट प्राइस पे होगी। चीजें खरीदने के लिए मार्केट में जाया जाता है, बेचने के लिए भी मार्केट में जाया जाता है। अगर कोई आपके पास आ भी जाए तब भी आप ये देखेंगे कि मार्केट में कितनी वर्थ है। तो 11 लाख की ये मशीन फॉर एग्जांपल हमने बेच दी 1 जनवरी 2021। अब आपसे बहुत से क्वेश्चंस आज होने हैं, आपने प्लीज कंसंट्रेट करना है। सबसे पहले मुझे बताएं, अपनी मशीनरी समझें,
क्या अच्छा लग रहा है आपको या बुरा लग रहा है? सॉरी, मैं एक चीज बताना भूल गया मैं, कि आप नॉर्मल इंसान हैं। प्लीज, जिन लोगों को बुरा लग रहा है, प्लीज बेटा, आप नॉर्मल इंसान है। खुदा के लिए क्यों बुरा लग रहा है? फिराज, बहुत बुरा लग रहा है। फिराज, उमर, साद, सर जी, जिनके नाम मैंने चंदे के बोले, प्लीज। हाँ, ये जरूर हो सकता है आप ये कहना चाहते हो, ये जरूर हो सकता है कि आप ये कह रहे हो थोड़ा प्रॉफिट हुआ, ये इस पे मैं एग्री हूं। लेकिन क्या प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? चलें ये बता दें, छोड़ें, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, ये वर्ड बोल देता, प्रॉफिट या लॉस। तो कैसे होता? नहीं करते। सलाह जाने दे यार, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। हाँ साहब, ये यार आवाज का जरा इशू हो रहा था। आवाज ठीक है? एक मिनट जरा पहले आवाज का बता दीजिएगा। जी मम्मी, कौन सा चल रहा है? जी डियर, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है, छोड़ दे छोड़ दे, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, मेरी बात सुने, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। देखिए बेटा, 11 लाख का बेचा है, और क्या मशीनरी जब बेची है तो 945,000 रह गई है या 12 लाख रह गई है? क्या मैं ऐसे वर्ड्स बोलूं? अभी सुनना है आपने पहले। क्या मैं ये कहूं 12 लाख वाली मशीनरी 11 लाख में बेचती है, या मैं कहूं 9,45,000 वाली मशीनरी 11 लाख की बेची है? देखिए, 12 लाख की मशीनरी अब है नहीं, ये थी। मेरा सेंटेंस होना चाहिए कि 945,000 वाली मशीनरी 11 लाख में बेची है। ठहरिए मेरा आइडिया, मैंने पहले बात कंप्लीट कर लेना। जजाकल्लाह, थैंक्स अलॉट। तो इट मींस यहां से फिर पता ये चला कि जब भी कोई एसेट सेल मीन डिस्पोजल हो जाए, तो डिस्पोजल का गेन लॉस, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल is the difference between is the difference between जब भी कभी सेल हो जाए, तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल इज द डिफरेंस बिटवीन WDV 945 अब WDV है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। बॉस ठीक नहीं उसामा? ठीक है बॉस, तो बताया क्या ना भाई? नहीं तो बता ना, तुम खोल ले वो भी नेट। जस्ट एक मिनट बेटा, मैं जरा फिर डिवाइस चेक करूंगा, एक मिनट, जस्ट मैं जरा नेट चेंज करूँ। जस्ट एक मिनट प्लीज, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैं जरा नेट चेंज करता हूँ। आप लोग नॉर्मली मेरे वाला यूज करते हैं? नहीं, नॉर्मल क्लासेस में नहीं, डिफरेंट ही रखा करो ना वो तो। मेरे पास तो लाइव क्लास है।
जी डिवाइस उधर भी ठीक है, उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी। हाँ नहीं वो चेंज कर लो फिर मैं किस में नहीं, अब मैं शुरू करूँ, आवाज ठीक है? नहीं अब कौन सा कनेक्ट है मेरे पास, अभी भी लाइव क्लास है, अभी प्रॉब्लम आएगा तो फिर जोंग दे देना जी डियर। अब फिलहाल आवाज ठीक है? जस्ट एक मिनट जरा बताइएगा। जी सॉरी सर, बात जो हो रही थी, आई फोकस करें उस पर। जी आ रहे हैं, बस रुक गए, जजाकल्ला, फोकस ऑन द सिचुएशन। यहाँ से बेटा डिसाइड ये हुआ है कि अगर आपने कभी कोई गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल का वर्ड जरा जहन में रखिएगा, डिस्पोजल मीन सिंपली सेल है फिलहाल, अनलेस मैं कोई और वर्ड इसके लिए यूज करूं। तो गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इट इज द डिफरेंस बिटवीन WDV एंड कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड अगेंस्ट या कैश अगेंस्ट, सिंपली कैश कर लो, WDV एंड कैश अगेंस्ट डिस्पोजल। अब WDV मींस होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। कैश जो आपको मिला है, अच्छा कैश के लिए एक वर्ड साथ और लिख लीजिएगा, कभी कभी मैं बोला करूंगा वर्ड, सेल प्रोसीड्स। बेच के जो पैसे मिलते हैं, सेल प्रोसीड्स कैश। तो आप किसको किससे कंपेयर करेंगे अगर आपने गेन या लॉस चेक करना है? यू विल कंपेयर कैश अगेंस्ट WDV ऑफ एसेट। हाँ अगर चेक मिल जाएगा ऑब्वियसली तो कैश की जगह बैंक वर्ड हो जाएगा, तो सेल प्रोसीड ज्यादा बेहतर वर्ड। सेल प्रोसीड्स जरूर लिखना है वर्ड साथ, एंड WDV। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है मींस 11 लाख ज्यादा है और WDV 945,000 है तो फिर गेन हो जाएगा, और अगर सेल प्रोसीड्स कम है, WDV ज्यादा है तो लॉस हो जाएगा। पैसे ज्यादा हैं, WDV कम है तो गेन है, और अगर पैसे कम है तो लॉस है। यहां तक बात कॉन्सेप्चुअली सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं अब? बेटा उमर, अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि आप ये नहीं चाहते कि जो बात हो रही है वो समझ आ जाए, आप वो चाहते हैं जो बात कल होनी है या परसों होनी है वो आज समझ आ जाए। बेटा ये बड़ा अलमीय है मेरे लिए कि मैं सवाल कुछ करता हूँ, आप वो बात मेरे से पूछना चाहते हैं जो मैंने अभी बाद में बतानी है। ये प्लीज अजीब एटीट्यूड है। आपको पता नहीं ये समझ आया या नहीं, आपको इसकी टेंशन नहीं है, आपको इस चीज की टेंशन है कि जो मैंने कल बताना है वो मुझे आज समझ आ जाए। जी माय डियर, सेल प्रोसीड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बेटा, ये आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया है, सही कहा जा कर सकते हैं। सिंपली सेल प्रोसीड्स इज अनदर नेम फॉर कैश। हाँ कभी कभी अगर चेक आ जाए तो चेक रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्पोजल, ठीक है। सेल प्रोसीड सिंपली अनदर नेम फॉर कैश, लेकिन कैश में ऑब्वियसली कभी भी आप पैसे जो है कैश के बजाय चेक फॉर्म में भी ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सही कहा आपने, इज अनदर नेम फॉर। देन माय डियर, इसको अगर फर्दर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें अब, तो आपसे फुल कंसंट्रेशन की बार बार मैं बात कर रहा हूं, उसका मकसद ये है कि कुछ हम चीजें अब खुद से फाइनल करने की पोजीशन में आ सकते हैं। क्या बेटा मैं ये कह सकता हूं कि अगर हमने मशीनरी बेची है और उसके अगेंस्ट कैश हमें मिल रहा है, तो कैश अब डेबिट होना है हमारा और मशीनरी ने क्रेडिट होना है हमारे से। क्या मैं कह सकता हूं एक एसेट ले रहे हैं और एक एसेट दे रहे हैं? कैश वाला एसेट बढ़ रहा है, मशीनरी वाला एसेट कम हो रहा है।
तो क्या इसकी कोई डबल एंट्री अकाउंटिंग एंट्री स्टोरी में से फाइनल की जा सकती है? सुनने और हेडिंग बना लें आप भी। कैश डेबिट क्यों आ रहा है 11 लाख? कितने से? कैश या बैंक हमेशा कितने से डेबिट हुआ करेगा अगर कुछ चेक आ जाए तो? जितने पे बेचा है, इन अदर वर्ड्स सेल प्रोसीड्स पे ये कैश डेबिट होगा। देन बड़ा ऑब्वियसली मशीनरी अब जानी है, मशीनरी क्रेडिट होगी 11 लाख से। नहीं, वो 11 लाख की थी नहीं, 9,45,000 पर। अच्छा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को लिखने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर आपने नहीं लिखा तो सबसे बेस्ट है, और अगर थोड़ा सा लिखना शुरू कर भी दिया तो रुक जाए। मुझे ये पहले कंफर्टेबल जोन में ले जाएं आप लोग कि क्या आपको ये पता है कि मशीनरी को 9,45,000 से क्रेडिट होना है? ठीक है, ठीक है, अभी लिखने की जल्दी कोई ना करें। इट मींस कैश डेबिट हो गया इस केस में 11 लाख से, और मशीनरी क्रेडिट हो गई WDV से 9,45,000। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 11 लाख हमारी इनकम है और मशीनरी को बेचने से मशीनरी का 9,45,000 अब हमारा एक्सपेंस बन रहा है। ये मशीनरी हमारा एसेट थी, अब हमारा एसेट नहीं रहा। अब ये मशीनरी का 9,45,000 के अगेंस्ट हमने 11 लाख का फायदा ले लिया है, तो 11 लाख एक इनकम की तरह है और मशीनरी का 9,45,000 अब हमारा एसेट नहीं है, हमें इसका फायदा मिल गया है 11 लाख लेके, तो 9,45,000 इज नाउ एन एक्सपेंस। यस नो में आंसर दें जरा, सिर्फ यस नो यस नो यस नो में, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। देन बेटा माय डियर, थोड़ा सा जरा अगर मैं पीछे जा ले जाए, पीछे चले जाए मींस प्रीवियस स्टडीज में चले जाएं, जस्ट एक मिनट के लिए। थोड़ा सा अगर परपेचुअल जेन में ले आए तो परपेचुअल वाली डिस्कशन यहां जरा अप्लाई हो सकती है, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल। अगर आप चीजें बेचें, परपेचुअल वाली डिस्कशन जरा यहां ज्यादा रेलिवेंट है, पीरियोडिक वाली नहीं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ऑब्वियसली कोई इन्वेंट्री नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज याद करवा के यहां वापस लेके आना चाहता हूं। कैश या डेटा डेबिट अगर सेल हुई है, और सेल क्रेडिट इनकम, फिर हम एसेट को स्टॉक के नाम से क्रेडिट करते थे, वो इन्वेंट्री होती थी, और फिर एक वर्ड यूज करते थे कॉस्ट ऑफ सेल्स। और क्या आपको पता है, याद है? वैसे याद है मेरी बात यहां तक? सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ये वर्ड्स याद है? रिस्पॉन्ड प्लीज प्लीज, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, हिम्मत जारी रखें, हिम्मत जारी रखें प्लीज प्लीज, समझ के बाद फाइनल कर दिए बस। देन बेटा जरा एक इनकम स्टेटमेंट ज़हन में बनाएं। जब ये काम हम बेटा कर देते थे तो आपको पता है फिर सेल इनकम स्टेटमेंट में आती है, इनकम और लेस कॉस्ट ऑफ सेल, तो ग्रॉस प्रॉफिट फिर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। तो ये जो वर्ड्स मैंने भी यूज किए हैं, ये जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, ये वर्ड बेटा तब यूज होते हैं जब आप कोई स्टॉक वाली चीजें, मींस जो चीजें बेचना आपका बिजनेस है, अगर वो चीजें आपने बेची हो तो फिर आप इनकम स्टेटमेंट में उसकी सेल और कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह को लिख के लेस करके प्रॉफिट निकालते हैं। लेकिन ये जो मशीनरी हम बेच रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट तो तकरीबन वैसे ही बन जाएगा, लेकिन ये मशीनरी बेटा हमने यूज के लिए ली थी,
ये बेचना हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं था। तो इस तरह की अगर कोई आइटम बेचेंगे आप, तो उसकी फिर जो सेल है वो कि सेल में नहीं, उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं, बल्कि इसको क्या किया जाता है, पहले आपस में नेट ऑफ कर लिया जाता है। और नेट ऑफ करके काइंडली आपके ज़हन में एक चीज आनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट ज़हन में बनाएं, सेल फिर लेस कॉस्ट ऑफ सेल, कुछ वर्ड्स कम कर रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट, और आपको कहीं याद है ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे एक अदर इनकम वर्ड आता है, याद है किसी को सर? अदर इनकम, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, याद करने की कोशिश करें, अदर इनकम, सेल के अलावा अगर कोई भी इनकम हो तो वो अदर इनकम के नाम से ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऐड होती है फिगर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या ये मशीनरी बेच के मैं सेल और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करूं, या मैं कोई गेन या लॉस रिकॉर्ड करके, गेन या लॉस कैलकुलेट करके, अगर गेन है तो अदर इनकम में, और अगर लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लूं? इज इट अदर इनकम और अदर लॉस, या नॉर्मल इनकम नॉर्मल लॉस, नॉर्मल इनकम नॉर्मल एक्सपेंस? ये बिजनेस की मेन इनकम नहीं है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुक जाए आप जरा, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, रुक रहे, जज़ाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट। कहना मैं बड़ा ये चाहता हूं कि अगर हम वही पुरानी चीजें में लाएं, तो यहां सेल, ये बात कॉन्सेप्ट गलत नहीं है कि 11 लाख सेल है और फायदा मिलने से ये सेल कॉस्ट है 9,45,000। लेकिन अगर इस तरह हम एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर सेल में फिगर ऐड हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल में फिगर ऐड हो जाएगी, और इसे होना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेचना हमारा बिजनेस नहीं था। तो इसका बड़ा तरीका सिंपली ये होता है, एक सिंपल सा तरीका ये है कि कैश है 11 लाख, फुल कंसंट्रेट, अकाउंटेंट बन जाए सब जिंदगी में। मशीनरी है 9,45,000, ऑब्वियसली 11 लाख इनकम है और 9,45,000 रुपया बेचने के बाद अब एक्सपेंस है। तो इसका डिफरेंस कैलकुलेट करें, 11 लाख प्लस, सॉरी, माइनस 9,45,000, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 1,55,000। आपने सिर्फ मुझे ये बताना है, बेटा प्लीज जुबानी नहीं काइंडली करें, प्लीज सॉल्व कर लें, अब ये भी मिस्टेक हो रही है। 1,55,000 छोड़ दें, राशिद, छोड़ दें राशिद। देन आप मुझे सिर्फ ये बता सकते हैं कि मैं एक अकाउंटिंग एंट्री कर रहा हूं और आपको सबको पता है कि जितने रुपए से डेबिट किया जाता है उतने ही टोटल रुपए क्रेडिट भी होने चाहिए। तो मेरी अगर इस एंट्री को इस वक्त देखा जाए तो क्या आपको पता है कि मेरी क्रेडिट अमाउंट्स कम है? क्या मैं डिफरेंस को डेबिट अमाउंट्स में लिखूं, या मैं डिफरेंस को क्रेडिट अमाउंट्स की तरफ लिखूं? अगर मैं इसको इधर लिखूंगा तो हमारी ये एंट्री बैलेंस हो जाएगी। क्या कैश ज्यादा होने की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है? यस, कैश ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो आपको पता है क्रेडिट अमाउंट्स या कैपिटल की होती हैं, क्रेडिट अमाउंट्स या लायबिलिटीज की होती हैं, और या फिर इनकम्स की होती हैं। तो ना ये कैपिटल है, ना ओनर से पैसे आए हैं, ना ये को पैसे हमने वापस करने हैं, बल्कि ये हमने कमाए हैं। देयरफॉर इसका नाम हो गया गेन ऑन डिस्पोजल। जस्ट 1 मिनट रुकें, अभी कुछ नहीं करना, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। अगर फर्ज करें मैंने, हमने ये एसेट 8 लाख का बेचा होता, तो एंट्री 9,45,000 वाली मशीन अगर हमने 8 लाख पे बेची होती तो डिफरेंस आता 1,45,000। किस तरफ लिखता, हिम्मत करें, किस तरफ लिखता, किस तरफ, किन अमाउंट्स में लिखता, किस अमाउंट में लिखता? 145,000 डेबिट अमाउंट्स में लिखता। अगर डिफरेंस डेबिट अमाउंट्स में रह गया है
तो देन बेटा फिर ये लॉस होता, और अगर डिफरेंस क्रेडिट अमाउंट्स में रह जाए, कैश ज्यादा हो जाए तो गेन कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर कैश कम हो जाए तो फिर लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। जो फिगर्स हम अज्यूम कर रहे थे 11 लाख वाली, उन फिगर्स की बेस पे मेरा फाइनली आंसर गेन का बनता है। और आपको पता है फिर ये गेन इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन में कहाँ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लें, ये गेन फिर अदर इनकम में जाएगा। ऑफ कोर्स अगर लॉस आ जाए तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अब ये बात यहां तक काइंडली कंप्लीट कर लें। आगे ना जाइएगा, कोई नया सवाल मुझसे काइंडली प्लीज ना पूछिएगा, वो इंशाल्लाह खुद ब खुद एड्रेस हो जाएगा। यहां तक अगर कोई बात रहेगी या जरूर बेटा ऐसे ना कर, खुदा के लिए ऐसे ना करें बेटा, अकाउंटिंग बड़े होकर बदल लेना अगर बदलनी होगी। क्या ये कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, माय डियर जहूर क्या ये कह सकते हैं जो मैंने लिखा? और सर जी इस तरह कभी बात नहीं बननी, किताबें गलत है बाद में बदल लीजिएगा। क्या ये नहीं कहा जा सकता जो मैं कह रहा हूं? क्या वो कह सकते हैं, वो कह सकते हैं? भाईजान वो कहना होता मैं खुद ने कह लेता। जी बेटा मुमताज आप बताएं वो फिर लॉस कहाँ जाना चाहिए? अब बेटा उसको कोई अलग जगह पे लिखने की क्या जरूरत है? लॉस है, एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा। इनकम्स को जरा ब्रेक करके लिखा जाता है, नॉर्मल इनकम और अदर इनकम्स। एक्सपेंसेस जहां अदरवाइज है वहां ये भी एक्सपेंस बन जाएगा। अगर कोई होती जगह तो बेटा मैं खुद बता देता है। जी नहीं मैडम, मैंने सिर्फ, मैंने हमेशा यही बोला था कि जितने से डेबिट होगा उतने से क्रेडिट भी होगा। हाँ ये जरूर हो सकता है कि हेड्स 2 की बजाय 3 4 5 6 10 हो जाए, लेकिन टोटल जितनी अमाउंट डेबिट होनी चाहिए एंट्री में उतनी मिस्टर शिराज क्रेडिट अमाउंट्स भी टोटल होनी चाहिए। देन माय डियर अब ये जो मैंने काम किया है, इसके बाद जरा इसी के नीचे एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा। समटाइम्स, बल्कि एक काम जरा पहले सुन लें जरा, आपने जो कर लिया है वो जरा एक दफा दोबारा रिवाइज करें जहन में। किया मैंने क्या है, इनकम को और एक्सपेंस को नेट ऑफ करके एक गेन निकाल दिए। 11 लाख की इनकम को 9,45,000 के एक्सपेंस सॉर्ट ऑफ थिंग्स से हमने नेट करके एक गेन निकाल लिया है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स दिस गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, बल्कि सॉरी एक काम जरा और कीजिएगा, ये मशीनरी के साथ लिखिएगा जरा, एट WDV, ये जरा मेंशन कर दीजिएगा, वो मुझे पहले कहना चाहिए था, उसको याद नहीं डालना। समटाइम्स दिस गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल is to be calculated in the form of a ledger is to be calculated in the ledger in a ledger form, means इस तरह लिखा है, in a ledger form by preparing a disposal account। कभी कभी एग्जामिनर हमसे ये कहता है कि अभी ये जो गेन लॉस मैंने निकाल दिया है, ये जो मैंने गेन लॉस कैलकुलेट कर दिया है,
एक एंट्री मैंने की है, कैश मैंने डेबिट किया, मशीनरी मैंने क्रेडिट की, और फिर मैंने गेन भी क्रेडिट कर दिया। तो एक एंट्री में गेन लॉस आ गया, गेन भी आ गया, लॉस भी आ गया, आ जाएगा, मैंने अभी समझाया था आपको। लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होता है, एग्जामिनर ही कहता है कि गेन लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए एक लेजर फॉर्म में वर्किंग करें, और लेजर का फिर वो नाम कभी कभी यूज कर देता है कि आप डिस्पोजल अकाउंट का एक लेजर बना के उसमें गेन लॉस कैलकुलेट कर दें। लिख लिया सबने अभी यहां तक? जी अब रुक जाए, अब फर्दर लिखने की जल्दी ना कीजिएगा, बिल्कुल आसान सी बात है, डरना नहीं है, रिलैक्स रहना बिल्कुल। मीन्स से एक लेजर बन जाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा डिस्पोजल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेजर? टू कैलकुलेट द गेन और लॉस विच एवर इज द केस इन दिस लेजर। वही काम जो एंट्री में हो गया है, एग्जामिनर कभी कभी ख्वाहिश करता है हमसे कि लेजर बना के कर दें, तो एग्जामिनर की ख्वाहिश को भी पूरा किया जा सकता है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। फिर करेंगे क्या? पहली बात यह कि डिस्पोजल अगर हुई है और आप गेन या लॉस चेक करना चाहते हैं, तो प्लीज रिमेंबर इट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश एंड WDV ऑफ द एसेट। इसका बड़ा बिल्कुल आसान से एक तरीका ही होता है कि हमारी एंट्री ऊपर हुई थी वो क्या थी? कैश डेबिट मशीनरी क्रेडिट, और अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट एट WDV। हमने एक एंट्री की। अगर डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो सिंपली हमें करना यह है कि हमें कैश वाली इनकम और मशीनरी वाली अमाउंट जो अब एक्सपेंस बन गई है, इसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। मतलब हमें सेल का और कॉस्ट ऑफ सेल्स टाइप कोई अलग लेजर नहीं बनाना, सेल की अमाउंट को भी डिस्पोजल अकाउंट में लिखना है, और मशीनरी की अमाउंट जो एक्सपेंस बन गई उसको भी डिस्पोजल अकाउंट में लिखना है। तो इनकम और एक्सपेंस ऑफ 11 लाख और 9,45,000 अगर हम डिस्पोजल अकाउंट में लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर आपस में एक ही लेजर में नेट ऑफ होके खुद ब खुद ही गेन लॉस बन जाएगा। करना सिर्फ क्या है, कैश डेबिट इनकम है, लेकिन सेल क्रेडिट करेंगे तो वो सेल के लेजर में चली जाएगी। लेकिन लेजर किस नाम से बनाना है? तो सेल की जगह इनकम क्रेडिट हो जाएगी डिस्पोजल अकाउंट में। क्यों ये काम करना है? क्योंकि एग्जामिनर चाहता है गेन लॉस निकालें। गेन लॉस आएगा कैसे? इनकम और एक्सपेंस को नेट ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन किस लेजर में ये नेटिंग ऑफ करनी है? डिस्पोजल अकाउंट में। व्हाई आई एम क्रेडिटिंग डिस्पोजल अकाउंट? क्योंकि ये इनकम है, और इनकम का लेजर और एक्सपेंस का लेजर अलग बनाएंगे फिर तो नेट ऑफ नहीं हो सकेगी अमाउंट। तो रादर देन सेल, रादर देन इनकम सेल अकाउंट, किस नाम से फिगर, किस नाम से लेजर में फिगर ट्रांसफर हो जाएगी? कैश डेबिट, और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। क्यों? क्योंकि इनकम है। सिमिलरली यहां कोई कॉस्ट ऑफ सेल एक्सपेंस वगैरह लिखने से तो लेजर अलग हो जाएगा। क्या करना चाहिए मुझे? एक्सपेंस को भी अगर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो एक्सपेंस की जगह डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। वाई दिस डेबिट एंड क्रेडिट? मुझे एक मिनट बात पूरी समझाने दें। इनकम है तो इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट, लेकिन रादर देन प्रिपेयरिंग द सेपरेट लेजर ऑफ इनकम by the name of a sale और expense by the name of cost of sale, इन इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करेंगे तो पता चलेगा गेन या लॉस है। किस लेजर में नेट ऑफ करना होता है? डिस्पोजल के लेजर में। तो इनकम डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर दें, मशीनरी जो बिक गई है उसकी अमाउंट जो एक्सपेंस है उसे डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट कर दें। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे जब मैं ये लेजर लिख के बैलेंस करूंगा फिगर्स, तो इंशाल्लाह वो नेट गेन या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ बात समझ आई है?
आप लोग बड़ा इस तरह कीजिएगा, आप लोग इस तरह कीजिएगा, ये जो डिस्पोजल अकाउंट है पहले बना लें, खाली रख लें, उसके नीचे फिर ये जो मैंने एंट्री साइड पे की हैं, आप ये एंट्री जरा नीचे लिखें। कभी कभी एग्जामिनर मांगता है कि आप अकाउंटिंग एंट्रीज करें, तो फिर तो हम वो एंट्रीज करेंगे, वो एंट्री करेंगे जो ऊपर अभी डिस्कस हुई है। कभी वो कहता है कि रादर देन एन एंट्री, आप डिस्पोजल अकाउंट का लेजर बना के दिखाएं कि गेन है या लॉस है। तो उसके लिए फिर हमें करना ये पड़ेगा कि ये जो कैश वाली इनकम है और एसेट वाला एक्सपेंस है, इसे फिर डिस्पोजल अकाउंट में लिखना पड़ेगा। मेक इट सिंपल। अगर हम ये फिगर्स नहीं लिखेंगे डिस्पोजल अकाउंट में, तो फिगर्स नेट नहीं होंगी, गेन लॉस नहीं कैलकुलेट होगा। तो उसका फिर आसान सा तरीका क्या है, जो कैश वाली इनकम है उसे डिस्पोजल अकाउंट में, कैश तो एसेट है इटसेल्फ, ये भी ध्यान रखिएगा, कैश इटसेल्फ एसेट है, लेकिन वो कैश क्योंकि आपने कमाया है, इनकम सॉर्ट ऑफ है, इनकम को डिस्पोजल अकाउंट में अगर लिखना है तो क्रेडिट करना है डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट मींस इनकम बढ़ी है, और डिस्पोजल अकाउंट डेबिट मींस एक्सपेंस बढ़ रहा है। कौन सी चीज एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रही है और कौन सी चीज इनकम में कन्वर्ट हो रही है? कैश वाला एसेट हमारे इनकम में कन्वर्ट हो रहा है, और मशीनरी वाला एसेट अब हमारे एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया बेचने की वजह से। जी माय डियर, फाइनल है, यहां तक बात कुछ क्लियर हुई है? जी अहमद मुमताज साहब, बात समझ आ गई? पहले रिस्पॉन्ड कर दें, फिर अगर आप नोट करें तो मैं रुक जाऊंगा। लिखना मुश्किल इशू नहीं है, मेरी बात कुछ क्लियर हो गई सबको? देखिए बेटा, इशू हो क्या रहा था, जस्ट एक मिनट जरा एक दफा दोबारा सुन। चीजें नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं बार बार रिपीट करूंगा, लेकिन आपसे कंसंट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। देखिए बेटा, हुआ ये कि कैश आ रहा है और मशीनरी जा रही है। वन वे इज, जिस तरह अभी ऊपर बात हुई, कि हम इसे एंट्री को बैलेंस कर लें। अगर एंट्री बैलेंस कर लेंगे तो गेन या लॉस तब भी कैलकुलेट हो जाएगा, कोई इशू नहीं, वो ऊपर हमने कैलकुलेट किए। अगर हम इस एंट्री को बैलेंस कर लें, मींस डिफरेंस ले लें, क्रेडिट अमाउंट गेन है, डेबिट अमाउंट लॉस है। लेकिन अगर हमारा एग्जामिनर ये रिक्वायरमेंट हमसे कर दे कि आप, अब देखिए एक ही चीज के बेटा डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, तो यही डिफरेंट तरीके सीखना ही अकाउंटिंग है, कि अगर उस तरह हो सकता है तो उस तरह भी हो सकता है या नहीं। तो अनदर वे ये भी है कि आप एंट्री में फिगर्स नेट ऑफ करने की बजाय, फिगर्स नेट ऑफ करके गेन निकालने की बजाय या लॉस निकालने की बजाय, एक इसका लेजर बना लें डिस्पोजल का। डिस्पोजल मींस जो एसेट आपने बेचा है उस पे ये चेक करने के लिए कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, एक लेजर बना लें। तो उस लेजर का नाम क्या रखा जाता है? डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि ये कैश और इस एसेट की डब्ल्यूडीवी ये आपस में कंपेयर हो जाए, इस डिस्पोजल अकाउंट में नेट ऑफ हो जाए डिस्पोजल अकाउंट में, ताकि पता चले गेन या लॉस है, तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस कैश को और इस मशीनरी को इस डिस्पोजल अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना। ट्रांसफर करने का मतलब, हमें इस डिस्पोजल अकाउंट में कैश वाले एसेट की इनकम भी रिकॉर्ड करनी है और मशीनरी वाले एसेट का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है। तो एक वे तो क्या था, हम वही एंट्री जो बचपन में सीखते थे हम उस तरह कर लें। और अगर आप सेल और कॉस्ट ऑफ सेल लिख लेंगे तो गौर से देखें चीजें प्लीज, तो सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन इस प्रॉफिट ने एज अ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होना, क्योंकि ये बिजनेस की नॉर्मल सेल नहीं है, ये अदर सेल है, अदर सेल है। बिजनेस की नॉर्मल सेल तो गुड्स की सेल होती है, तो उसके अलावा अगर आप कोई और सेल कर रहे हैं तो उसको फिर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में मिक्स नहीं करना। उसके फिर क्या करें,
कुछ वर्ड्स बस बदलने। क्या? इनकम और एक्सपेंस एक डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में जा रहे हैं ताकि कंपैरिजन उनका हो जाए। तो 11 लाख अब अलग-अलग दो हिस्सों में एंट्री बन रही है। अगर हमें डिस्पोजल अकाउंट बनाना होगा तो फिर वो एक कंबाइंड एंट्री की बजाय अलग-अलग एंट्री करेंगे। इनकम की अलग डेबिट क्रेडिट और 9,45,000 के एक्सपेंस की अलग एंट्री करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर रिक्वायर करता है कि लेजर का नाम डिस्पोजल अकाउंट हो जिसमें आप ये कंपैरिजन करें। तो देयरफॉर इसके साथ भी वर्ड डिस्पोजल आ गया और इसके साथ भी वर्ड डिस्पोजल अकाउंट आ गया। इससे एक सेकंड लास्ट स्टेप सुन लेना। इससे फिर क्या होगा? फुल कंसंट्रेट सारे लेजर जहन में लाएं। कैश के लेजर में 11 लाख डेबिट होगा, वो हम इस वक्त नहीं बना रहे। मशीनरी के लेजर में 9,45,000 क्रेडिट होगा, हम वो भी इस वक्त नहीं बना रहे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। हम अगर डिस्पोजल अकाउंट के एंगल से देखें तो 11 लाख क्रेडिट है डिस्पोजल के रेफरेंस से, तो डिस्पोजल के लेजर में 11 लाख और रेफरेंस ऑपोजिट आ गया। अब आवाज ठीक है बेटा मेरी? ना क्या करिए पहले अपना हमारे ही खराब। जी ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, बस मैंने पूछना था, मैंने पूछना था। आप सिर्फ मेरी पोस्टिंग चेक करें, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट 11 लाख और रेफरेंस कैश क्यों आया? क्योंकि ऑपोजिटेड कैश है। दूसरी एंट्री गौर से देखें, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, रेफरेंस मशीनरी क्यों? क्योंकि ऑपोजिट हेड है। ऑब्वियसली मशीनरी अकाउंट में भी ये फिगर्स जाएंगी, कैश अकाउंट में भी ये फिगर्स जाएंगी। जस्ट फोकस ऑन द टाइम, फॉर द टाइम बीइंग ऑन डिस्पोजल अकाउंट। इसको लिखने से हुआ क्या? जस्ट एक मिनट अगर देखेंगे मेरा ख्याल है काफी मेरी बात क्लियर हो जाएगी। अब 11 लाख इनकम है, 9,45,000 एक्सपेंस है। इनकम है तो ये क्रेडिट है और एक्सपेंस है तो ये डेबिट है। देन अगर इस लेजर को बैलेंस किया जाए तो क्रेडिट साइड पे टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल फिलहाल कम है। तो क्या कैश मींस इनकम ज्यादा होने की वजह से बैलेंस द लेजर जहन में बैलेंस द लेजर, क्या क्रेडिट बैलेंस बन जाएगा कैश ज्यादा होने की वजह से? यस, कितना? 1,55,000। और देन ये जो सीडी बैलेंस है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? गेन को। क्यों? क्योंकि कैश ज्यादा होने से क्रेडिट बैलेंस आया है। और देयरफॉर ये सीडी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड क्यों जाएगा? क्योंकि ये गेन फिर इनकम स्टेटमेंट रिलेटेड फिगर है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, कहना बेटा मैं ये चाह रहा हूं कि डिस्पोजल अकाउंट की नेचर जो है ये इनकम की भी हो सकती है अगर गेन आ जाए, और एक्सपेंस की भी हो सकती है अगर इसमें लॉस आ जाए। करना क्या है? इनकम और एक्सपेंस को ट्रांसफर करें। इनकम की अमाउंट ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली गेन कैलकुलेट हो जाया करेगा जो अदर इनकम में जाएगा। और अगर मशीनरी की अमाउंट मींस एक्सपेंस की अमाउंट जो अब मशीनरी बन गई है उसकी अमाउंट बेटा अगर ज्यादा हुआ करेगी तो ऑटोमेटिकली ये लॉस कैलकुलेट हो जाया करेगा। मसलन कैसे? फॉर एग्जांपल, जस्ट 1 मिनट, मैं आखिरी बात कर दूं फिर आपके क्वेश्चंस और फिर आप नोट भी कीजिएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मशीनरी की WDV फर्ज करें 12 लाख थी तो 11 लाख कैश है। अब कैसे बैलेंस करूंगा? पहले डेबिट साइड का टोटल होगा क्योंकि हाई साइड है, फिर ऑपोजिट साइड है। अब 1 लाख का डिफरेंस डेबिट बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो सही, लेकिन अब ये लॉस क्यों है? क्योंकि कैश कम है। तो ऑटोमेटिकली डेबिट बैलेंस बिकम्स लॉस और क्रेडिट बैलेंस बिकम्स गेन। क्रेडिट बैलेंसेस गेन होते हैं और डेबिट बैलेंसेस लॉस होते हैं। लॉस के हो जाएंगे इस लेजर में। तो ये जो लेजर है एक ड्यूल पर्पस सर्व करेगा। अगर ये गेन इसमें निकल आएगा तो आप कह सकते हैं इट इज सॉर्ट ऑफ अ लेजर
रिफ्लेक्टिंग प्रॉफिट्स मींस गेन का लेजर बन गया है, और अगर इसमें लॉस आ जाएगा तो फिर ये लॉस की रिफ्लेक्शन शो कर देगा। ओरिजिनल फिगर्स पे अगर मैं वापस आ जाऊं तो देन क्या मेरी बात अब आप लोगों को 100% क्लियर है? और अगर किन लोगों का सवाल रह गया है तो जरूर आप मुझसे पूछ लें, लेकिन पहले मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप ये नोट कर लें तो हमें इधर डिस्कशन में आसानी रहेगी। तो आप लोग नोट भी कर लें, कंफ्यूजन फिर रह गई है तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। गेन बेटा होगा तो अदर इनकम में जाएगा, और लॉस अगर होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। क्रेडिट बैलेंस अगर आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो कैश की वजह से होगी, देयरफॉर गेन होगा, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो देन लॉस होगा। ये हम ठीक कहते हैं। इक्वल आ जाएगा तो बेटा प्लीज ना गेन होगा ना लॉस होगा। जी माय डियर, अब जब आप लोग लिखते जाएंगे तो काइंडली बताते जाइए। जी हसन, अल्लाह का शुक्र, ऐसी बात ही। बट आकाश वाहिदुल्लाह, आपने मेरी बात साथ साथ सुनी होती माय डियर। आप लोगों के पास बेटा टाइम नहीं होता जब मैं बोल रहा होता हूँ यार। अगर इसमें गेन होगा तो ये इनकम रिलेटेड हेड है, और अगर इस लेजर में लॉस आ जाएगा तो ये एक्सपेंस रिलेटेड हेड है। ठीक है मिस्टर वाहिदुल्लाह? जी माय डियर, आई एम वेटिंग फॉर एनी क्वेश्चन इफ एनी। देन माय डियर, इसके बाद अब हमने यहां तक जो पढ़ा है, जहां तक जो हमने पढ़ लिया है, इसकी बेस पे जरा एक डिस्कशन और शुरू करेंगे। अभी मैंने ये अज्यूम किया है, बाकी बाद में इंशाल्लाह इसको सारा एक समराइज फॉर्म में भी लिखेंगे। फिलहाल इसको एज इट इज लिखते जाएं, जब फाइनल हो जाएगी बात तो फिर इसको समराइज फॉर्म में फाइनल करेंगे। अब ये बेटा मैंने आपके सामने ये अज्यूम किया था कि मशीनरी अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे, लेकिन क्या एसेट अकाउंट कॉस्ट पे भी हो सकता है? यस। तो अगर कॉस्ट पे हो जाए तो फिर उसकी काउंटिंग कैसे होगी, अब वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा इस सारी डिस्कशन के बाद आप ये दो एंट्रीज अपने जहन में जरा सेट करें। इसको आपने 3 दफा कम से कम रिपीट करना है। नंबर 1, कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। ये असल में बाकी ठीक है, कॉन्सेप्ट तो मैं क्लियर करूंगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कुछ थोड़ा सा इसको याद भी करना है। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। व्हाट इज द सेकंड एंट्री? डिस्पोजल अकाउंट डेबिट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। और किस अमाउंट पे? एट डब्ल्यूडीवी पे। एट डब्ल्यूडीवी पे कब? अगर डब्ल्यूडीवी पे एसेट अकाउंट है। तो 3 दफा अगर आप एंट्रीज बोल सकें तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी फिर बातें याद होनी शुरू हो जाएंगी, तो देन मुझे जरा आसानी रहेगी जब हम अगली बात करेंगे।
तो खुद से जरा इंडिविजुअली बोल लें, कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एक दफा, दो दफा, तीन दफा बोल देना। एग्जाम्पल नंबर 2 शुरू करें तो, और अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 अगर आपने कोशिश की तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 सारी आप करवा सके हैं। लेट्स अज्यूम एन इक्विपमेंट, जरा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं। इक्विपमेंट अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, आमने सामने लेजर्स खोलना। लेट्स अज्यूम 1 जनवरी 16, इक्विपमेंट डेबिट 7 लाख, कैश क्रेडिट 7 लाख। बोल बोल के लिखते जाइएगा जरा। देन बेटा आप फर्स्ट करें, एक साल गुजरा, जब आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली पहले साल की, तो सपोज डिसाइड ये हुआ कि हम सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाना चाहते हैं। तो एंट्री बनी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेट्स अज्यूम 70,000। पहला साल है, दोनों लेजर्स बैलेंस करना है। क्योंकि सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गया है, इसलिए एसेट अकाउंट फिर अब कॉस्ट पे ही रहेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फिगर अलग रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी एक क्रेडिट बैलेंस के तौर पे। ऑब्वियसली सब कुछ सेम रखें, बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो 7 लाख में से 70 लेस करके WDV 6,30,000 ही है। एक साल और कंप्लीट करना है। 1 जनवरी 17, 7 लाख ब्रॉट डाउन बना, बैलेंस शीट आइटम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बैलेंस शीट आइटम है, डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट आइटम है। तो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स के फिर ब्रॉट डाउन वगैरह नहीं होते। देन माय डियर फर्ज करें दूसरा साल भी हमने ये एसेट यूज किया, ये एक वन टाइम डिसीजन होता है कि आपने डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एसेट अकाउंट में लेके जाना है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब क्योंकि सेपरेट लेजर बन चुका है तो फिर अब हमेशा ऐसे ही होगा। ये फर्स्ट टाइम वन टाइम एक शुरू में डिसीजंस होते हैं, सब्सिक्वेंटली ये चेंज नहीं किए जाते हैं। लेट्स अज्यूम स्ट्रेट लाइन मेथड है, दोनों सालों की डेप्रिसिएशन मिला के 140 फिर एक्यूमुलेटेड हो गई। अब मैं इस वक्त एग्जांपल डिस्कस करते हुए ये अज्यूम कर रहा हूं कि 2-2 साल गुजर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, 2 साल भी गुजर सकते हैं, 3 साल भी, इवन 1 साल बाद भी बेचा जा सकता है। समटाइम्स में भी अगर जरूरत नहीं रही तो हाफ ईयर के बाद भी बेचा जा सकता है। तो वो सब कुछ हो जाएगा अगर हम ये थोड़े से मेन कॉन्सेप्ट समझ गए तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ी सी वर्किंग्स इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ कि जरा पुरानी बातें भी बीच में रिवाइज हो जाए, तो आप लोग सब लोग इकट्ठे हो जाए जरा 1 जनवरी 18 वाली डिस्कशन पर। और ब्रॉड डाउन जरा उठा लें 7 लाख एंड 1,40,000। आ गया ठीक है जी माय डियर। अब यहाँ वंस अगेन आप 3-4 लाइनें रख लीजिएगा, 1 2 3 गिन के दोनों लेजर्स के नीचे।
और एक पैराग्राफ लिखिएगा, ऑन 1st January 2018 equipment is sold for rupees 5 lakh. Let's assume equipment is sold for rupees 5 lakh in cash. 5 लाख के कैश में बेच दिया। देखिए मार्केट वैल्यू जो है ना वो डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम द डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी तो ये है कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करते जाए, लेकिन हो सकता है मार्केट फैक्टर्स की वजह से आपके एसेट की मार्केट प्राइस ज्यादा भी हो और हो सकता है कभी कम भी हो। तो अब आप जरा मुझे बताएंगे इस डिस्कशन में अब इन फिगर्स की बेस पे गेन है या लॉस है? गेन और लॉस का डिसीजन क्या हुआ था थोड़ी देर पहले? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सब सही बता रहे हैं। आपने बेटा वंस अगेन कॉस्ट कंपेयर नहीं करनी, ये लेजर तो अलग बना हुआ है, लेकिन 7 लाख को 5 लाख के साथ नहीं देखना। कम ऑन प्लीज, कम ऑन कम ऑन। गेन कौन कह रहा है प्लीज? एहसान, आशान सॉरी। गेन और लॉस इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कैश। ये 2 लाख लॉस नहीं है। क्या देखना है आपने? क्या अभी भी डब्ल्यूडीवी को कंपेयर करेंगे कैश से? यस, 1,40,000 तक यूज भी तो हो गया हुआ है, तो लेकिन क्या आप डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ेगी? यस, क्योंकि लेजर अलग है। तो 5,60,000 और इसके अगेंस्ट कैश कितना है? सेल प्रोसीड्स, बल्कि मैं वर्ड यूज करूं दोबारा, सेल प्रोसीड्स कितनी है? बेचा कितने का है? सेल प्रोसीड्स, प्रोसीड्स कैश के लिए वर्ड दोबारा 5 लाख। तो गेन है या लॉस है? सेल प्रोसीड्स कम है, डब्ल्यूडीवी ज्यादा है, कम कैश मिला है, तो 60,000 इज लॉस ऑन डिस्पोजल। नोट करें सब लोग। एनी कंफ्यूजन? साथ साथ रहें प्लीज, एक एक स्टेप गौर से देखें। इमरान साहब प्लीज, कॉस्ट नहीं। गेन लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन, गेन लॉस इज द डिफरेंस बिटवीन डब्ल्यूडीवी एंड कैश। चाहे लेजर कॉस्ट पे बनाओ चाहे डब्ल्यूडीवी पे बनाओ, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। अभी भी इस लेजर में डब्ल्यूडीवी है कितनी? दोनों को इकट्ठा देखें तो 560 है और कैश कम है, 60,000 लॉस है। जिस वक्त बेचा है 5 लाख जब मिला है उस वक्त एसेट 7 लाख का नहीं है। वो नजर जरूर आ रहा है 7 लाख, लेकिन सिर्फ यही 7 लाख नहीं है, साथ दूसरा लेजर भी कंसिडर करें, 160 यहां भी है। तो नेट करके अब ये एसेट 560 का है और बिका है 5 लाख का। सबको क्लियर है मेरी बात? अच्छा भाई डियर, अभी इस केस में करना ये है, मैंने पिछली एग्जांपल में तो आपको पहले एंट्री फॉर्म में समझाया था, अब इसमें एंट्री फॉर्म में भी करेंगे, लेकिन पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जरा डिस्पोजल अकाउंट की जो 2 एंट्रीज की हुई हैं, डिस्पोजल अकाउंट वाली जो 2 एंट्रीज हैं पहले वो रिवाइज करेंगे। और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में मुझे जरा कुछ फिगर्स चेंज करके बताएं। क्या कैश डेबिट डिस्पोजल अकाउंट में गेन क्रेडिट 5 लाख ही होगा? यस नो में जवाब दें, बाद में नोट कीजिएगा। अगर आज नोट ना भी कर सके तो कल कर लेंगे, वो इश्यू नहीं है। मुझे ये बताएं, पिछला देखें आप, क्या ये मेरी एंट्री ठीक है? बस यस नो में प्लीज बोल के यस बाय एंड में। अगला सुनिएगा, अगला दूसरी एंट्री हमने की हुई थी डिस्पोजल डेबिट
और मशीनरी की जगह अब इक्विपमेंट है। आप बताएं, पिछली एंट्री तो 560 पे थी, सॉरी पिछली एंट्री तो 840 पे थी, सॉरी एक नजर में देखूंगा, 945 पे थी। क्या यह एंट्री कॉस्ट की बेस पे करूं या डब्ल्यूडीवी की बेस पे करूं? मुझे वर्ड लिख के बताएं, कॉस्ट की बेस पे या डब्ल्यूडीवी की बेस पे? अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया, ठीक है, मुझे आइडिया हो गया। प्लीज प्लीज, जिन हजरात ने कॉस्ट का है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन एक मिनट जरा मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। अब आपने घड़ियों का तरफ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी बात सुननी गौर से। पहले मैं उन लोगों का क्वेश्चन एड्रेस कर दूं जिन लोगों ने मुझे कहा है कि मैं इस केस में डब्ल्यूडीवी से एंट्री करूं। गौर से सुनिएगा जरा, बात आपकी बेटा बात गलत नहीं है, बात आपकी ठीक है, जो लोग डब्ल्यूडीवी कह रहे हैं सुने। डब्ल्यूडीवी 560, असूलन मुझे एंट्री तो 560 पे करनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख ने 560 से कंपेयर होना। लेकिन बेटा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मैंने अगर 560 से क्रेडिट किया इक्विपमेंट, तो आई होप हम अकाउंटेंट बन गए हैं। ये इक्विपमेंट क्रेडिट जब होगा तो डिस्पोजल के रेफरेंस से 560 इक्विपमेंट के लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगा। आपने लिखना कुछ नहीं है, आपने लिखना कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताएं, सब लोग बताएं, क्या ये मेरी पोस्टिंग ठीक है? अमाउंट की बात नहीं कर रहा, पोस्टिंग ठीक है? मैंने जो अमाउंट ट्रांसफर की है सही तरफ की है? अब मेरा अगला क्वेश्चन सुने बस, ठीक है, रुक जाए, जजाकल्लाह, थैंक्स अ लॉट, जजाकल्लाह। इसका मतलब आप सही सुन रहे हैं मेरे साथ साथ। आप बेटा ये 7 लाख का एसेट है, 7 लाख डेबिट साइड पे आ रहा है। मैं अगर 560 से डिस्पोजल रिकॉर्ड करूंगा तो आपको पता है ये मेरा एसेट अकाउंट जीरो नहीं होगा, हालांकि मैंने एसेट भेज दिए। हालांकि एसेट की अगर डिस्पोजल होगी तो इसके बाद तो फिर हमारी बुक से जीरो हो जाना चाहिए। ये बैलेंस बच क्यों रहा है? ये बच जाएगा, बैलेंस 140 बच जाएगा। ये 140 बच रहा है, क्यों बच रहा है? आपको पता है ये बच क्यों रहा है? क्या मुझे कहीं ऐसे तो नहीं कि एंट्री करनी तो डब्ल्यूडीबी पे है? ना 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 ना, बेनिफिट कोई गेन लॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं उमर, प्लीज, गलत है ये। मैं क्वेश्चन अपना रिपीट करता हूं, ठहर, गलत है वर्ड आपके, गलत है वर्ड आपके। क्या प्रॉब्लम ये तो नहीं है, सुने गौर से बात, क्या ये 140 इसलिए तो नहीं बच जाएगा कि एसेट अकाउंट है कॉस्ट पे और मैं डब्ल्यूडीवी पे क्रेडिट कर रहा हूं? क्या ये कॉस्ट पे नहीं है? शायद मेरी बात सुने, अभी पूरा सवाल नहीं मेरा हुआ। क्या ये इसलिए तो नहीं बच रहा कि ये एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है और मैंने डब्ल्यूडीवी से क्रेडिट कर दिया है? यस नो में आंसर दें। मजबूरन सुने एक बात, गौर से सुनिएगा मेरी बात। मजबूरन मजबूरन, क्योंकि एसेट अकाउंट अब कॉस्ट पे है, तो मजबूरन, नॉट बाय चॉइस, बाय कंपल्शन, मुझे अब मजबूरी से ये एंट्री जो डब्ल्यूडीवी पे होनी चाहिए थी, मुझे किस पे करनी पड़नी है? बताएं, किस पे करनी पड़नी है? कॉस्ट पे करनी पड़नी है तो या डब्ल्यूडीवी पे करनी पड़नी है? कॉस्ट पे करनी पड़नी है या डब्ल्यूडीवी पे करनी पड़नी है? मुझे कॉस्ट पे ये क्यों करनी पड़नी है? क्योंकि एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है। मेरी ये वाली एंट्री डब्ल्यूडीवी पे कब हुआ करेगी? जब एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा। और मजबूरन ये एंट्री कॉस्ट पे कब करनी पड़ेगी? जब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे होगा। डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है, यकीनन इशू बन गया है, इशू बन गया है माय डियर। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट प्लीज, कोई इशू नहीं है, रिलैक्स रहिएगा, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। रुक जाए जहां आप हैं, घड़ियां मैं देख रहा हूं, टाइम है। आप मेरी अगली बात सुने फुल कंसंट्रेशन से। मुझे जरा ये दोनों एंट्रीज पोस्ट करने दें जरा, कुछ नहीं आपने बताना, आप खामोश हैं। आप खामोशी से अपने जहन में एक स्टोरी बना रहे हैं, कंसंट्रेट फुल। मेरी पहली एंट्री
अगर डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो तो 5 लाख के रेफरेंस के 5 लाख की अमाउंट के अगेंस्ट कैश का रेफरेंस हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। मेरी दूसरी एंट्री अगर गौर से देखी जाए तो डिस्पोजल डेबिट, अब मजबूर कॉस्ट पे एंट्री है और रेफरेंस इक्विपमेंट। मुझे सिर्फ ये बता दें कैलकुलेटर्स पकड़ के कि क्या मैं इन दो फिगर्स की बेस पे अगर अपना लेजर बैलेंस कर दूं तो कहीं लॉस गलत तो नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ यस नो में बता दें, लॉस गलत तो नहीं आ जाएगा। एक अकाउंटेंट बन के बात करें, गलत आ रहा है प्लीज माय डियर, गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, गलत आ जाएगा माय डियर, गलत आ जाएगा। यकीनन लॉस 60,000 ही है, लेकिन मेरा गलत कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों कैलकुलेट हो जाएगा? गौर से सुने, बस रुक जाए, अब रुक जाए, रुक जाए, रुक जाए। लॉस 60 ही है, मेरा 2 लाख बन रहा है। 2 लाख क्यों बन रहा है? क्योंकि मेरा कंपैरिजन अभी पूरा नहीं हुआ है, मेरा कंपैरिजन पूरा नहीं हुआ है। क्या मसला क्या है? 7 लाख तो कॉस्ट है, इसे तो WDV होना चाहिए था, लेकिन क्या आपको पता है कि लेजर अलहदा है, देयरफॉर इस कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नेट करके फिर कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या हमें एक तीसरा काम करना पड़ेगा जो पहले नहीं किया था? क्या आपको पता है कॉस्ट को WDV बनाना पड़ेगा? यस या नो? एक आखिरी बस बेटा बात, बस एक आखिरी शायद आज की बात, अगर ये बात हो गई तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हम पढ़ना चाहते थे, समझना चाहते थे, वो बात पूरी हो जाएगी। जी नहीं हमजा, हम नहीं कर सकते माय डियर, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है मिस्टर राशिद और मिस्टर हमजा। काश आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे हाथ मिला के बताता कि बेटा प्लीज ऐसे नहीं हो सकता। माय डियर प्लीज मिस्टर हमजा, हम पहले WDV से कर ही नहीं सकते क्योंकि लेजर कॉस्ट पे है, उससे फिर मसला हो जाएगा। हमजा सरेंडर करने का कोई मकसद नहीं है, हम कॉस्ट पे डे एंट्री नहीं कर सकते थे क्योंकि लेजर WDV पे है ही नहीं, हमारा लेजर ही सही नहीं बनना था एसेट अकाउंट का, तो वो तो नहीं हो सकता। लेकिन एक काम ये जरूर हो सकता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, कि आपको पता है ये 7 लाख कॉस्ट है, बस मेरा जवाब दें, मेरा जवाब दें, क्या आपको पता है ये 7 लाख कॉस्ट है? आप लोग मुझे सिर्फ ये बता दें, बस आखिरी चीज ये कि मैंने अगर इस कॉस्ट को WDV बनाना है तो मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस 7 लाख में डेबिट करके नेट करूं, या मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिख के नेट करूं? ये मुझे बता दें, मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से कैसे लेस करूं ताकि WDV बन जाए, ये सब ने बताना है। सब ने बताना है माय डियर, सब ने बताना है। बेटा मनान बस कर यार, खुदा के लिए बेटा प्लीज, मैं डेबिट साइड पे अगर लिखूंगा एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, वो तो बेटा 7 लाख में ऐड हो जाएगा। मनान, मिस्टर मनान और एक दो लोगों ने और भी कह दिया, उसामा एंड अदर्स, प्लीज। बेटा वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, BRS को काइंडली फोकस ऑन द स्टोरी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरा वर्ड है हमजा, मेरा वर्ड डेप्रिसिएशन नहीं है यार, मेरा वर्ड प्लीज डेप्रिसिएशन नहीं है। मैं डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट साइड पे कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेटा लेस करना चाहता हूं। मैं डेबिट साइड पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखूं या मैं क्रेडिट साइड पे 140 लिखूं? आप मुझे ये बता दें, ये मेरा 140 क्रेडिट साइड पे ठीक है? अगर मैं 7 लाख डेबिट साइड पे लिख रहा हूं और 140 क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूं, तो क्या ये दोनों अमाउंट्स नेट ऑफ हो गए 560 की WDV बन के मेरे 5 लाख से कंपैरिजन भी ठीक हो जाएगा? सिर्फ यस नो में।
सब लोग प्लीज, कोई ना रह जाए, अब कोई ना रह जाए, अब कोई ना रह जाए। तो क्या बेटा आपको पता है, ये जो मैं लिख रहा हूं डिस्पोजल अकाउंट में, जो मैं लिख रहा हूं, मुझे डबल एंट्री बताई जा सकती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिस्पोजल अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं, मैं डिस्पोजल अकाउंट को 140 से क्रेडिट कर रहा हूं। और मैं किस चीज को क्रेडिट कर डेबिट कर रहा हूं, मैं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करके डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट करूंगा। तो फिर ये डब्ल्यूडीवी बनेगी। रेफरेंसेस देख के गौर से बताएं मेरी एंट्री ठीक है। रेफरेंसेस देख के एक डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और रेफरेंस बेटा ऑपोजिट होता है। बस 1 मिनट काइंडली और चाहिए, ऐसे भागना चाहिएगा, बात मैं पूरी कर लूं। बस अल्हम्दुलिल्लाह बात पूरी हो गई है। आखिरी बात मेरी बेटा सिर्फ ये है, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा, अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा, तो फिर तो डिस्पोजल डेबिट इक्विपमेंट वाली क्रेडिट डब्ल्यूडीवी पे हो जाएगी और किसी दूसरी एंट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि एसेट अकाउंट एट कॉस्ट है, तो हमें एक तीसरी एंट्री करनी पड़ेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये बेटा सिर्फ एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूं। ये बेटा प्लीज प्लीज, अगर क्लियर नहीं है मेरी बात सुनिएगा, ये डिस्पोजल का बेटा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, डिस्पोजल अकाउंट बेटा क्रेडिट हो रहा है 140 क्रेडिट, और ऑपोजिट रेफरेंस जो मैंने लिखा हुआ है उसकी बेस पे मैंने एंट्री बनाई है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट बेटा माइनस नहीं हो रहा, ये कैश में से माइनस नहीं बेटा हो रहा। ये कैश तो पहले क्रेडिट साइड पे है, इसने इक्विपमेंट की कॉस्ट में से लेस होना है, माइनस होना है। इसने 140 इज एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, जो कॉस्ट में से लेस होके फिर डब्ल्यूडीबी कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और कैश से कंपैरिजन होके फिर डिस्पोजल में गेन लॉस आ जाएगा। और बेटा कोई एंट्री रिवर्स नहीं होनी राशिद, ये आराम से हो जाएगी। आप लोग इस तरह करें, काइंडली यहां तक नोट करके उठिएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, जरा बात कंप्लीट हो जाए, जस्ट 1 मिनट। ये एंट्रीज लिख के जरा लेजर बैलेंस कर लें। मैं ऑब्वियसली ये डिस्कशन कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा। मुझे ये बता दें, क्या अल्टीमेटली वही लॉस बन रहा है या नहीं। एंट्रीज नोट करें, सब कुछ लिखें, हम इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। लेजर लेकिन बैलेंस करके उठिएगा। आप लेजर चेक करेंगे तो अब डेबिट बैलेंस ऑफ 60,000 ही बन रहा है। ये वही सीडी है जो अब इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है एज अ लॉस इन अदर एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लिख लें, सब कुछ लिख लें। आप इस तरह करें, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें, मुझे सिर्फ बेटा ये बता दें, सिर्फ ये बता दें, वो हजरात बता दें जिन्हें ये बात क्लियर नहीं हुई, ताकि मुझे आइडिया हो जाए और मैं कल फिर दोबारा वहीं से स्टार्ट करूं। प्लीज मेरी बात जिन हजरात को क्लियर नहीं हुई वो काइंडली जरा मुझे बता दें, लेकिन ऐसे ही ना कह दीजिएगा। प्लीज जिनको क्लियर नहीं बस उनको बताने दें, बाकी सिर्फ नोट करें। जी डियर, आई एम वेटिंग। आई एम वेटिंग सर। जिन्हें क्लियर नहीं है, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये बात 100% क्लिस्टर क्लियर है, इंशाल्लाह उसकी हम कल दोबारा एक एफर्ट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं। चलिए आप मुझे फाइनली वो बता दें जिन्हें क्लियर है, कोई वाई या एन में बता दें।
अब आप लोग इस ठीक है, थैंक यू, बस मैंने इस तरह से आइडिया लेना था। आप लोग बेटा इस तरह कीजिएगा, मेरी तरफ से आज कोई काम इसलिए नहीं है, टेस्ट वगैरह कुछ 2-3 दिन अभी पेंडिंग रखें, हमें अगले 2-3 दिन बस इस चीज पे फोकस करना है। मेरी सजेशन आज ये है कि मैंने ये जितना काम आपके सामने रजिस्टर पे लिखा है, आपने इसको जरूर रिवाइज करना है। मैं कल ये डिस्कशन दोबारा यहीं से स्टार्ट करूंगा, इंशाल्लाह इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मैं दोबारा रिपीट भी करूंगा, लेकिन बेटा मुझे आपको प्लीज दोबारा रिकॉल करवा दूं कि आप लोग प्लीज टाइम पे नहीं आ रहे, इसका फायदा नहीं है, बहुत लेट ज्वाइन करते हैं आप, मेरी आधी बातें तो फिर आप सुनते ही नहीं है टाइम पे। तो कल प्लीज राइट टाइम मींस 2 o'clock आपने इकट्ठे होना है, ताकि मैं जब ये डिस्कशन स्टार्ट करूं तो शुरू से लेके मेरी बातें सारी आपको दोबारा सुन सकें, ठीक है? तो प्लीज कम ऑन टाइम फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड, और हमेशा प्लीज क्लास में टाइम पे आया करें। हम इंशाल्लाह ये डिस्कशन वहीं से दोबारा शुरू करेंगे जहां आज खत्म हो गया है। बीआरएस बेटा देख लें, अभी मेरा तो सजेशन ये है कि बीआरएस मेरा ख्याल है काफी आप लोगों ने पहले रिवाइज कर लिया हुआ है, 1-2 दिन सिर्फ जरा इस डिस्पोजल को दें, उसके बाद फिर पहले मैंने आपका जरा इन्वेंट्री की जो एक्स्ट्रा क्लास हो रही है ना, उसमें इन्वेंट्री की जरा डिस्कशन रिवाइज करवानी है। तो सब चीजें साथ साथ रखें, मेरा ख्याल है बीआरएस का इतना इशू नहीं है, वो टेस्ट रख लेंगे। तो वो बेटा अगर बीआरएस का भी इशू है आप लोगों को, तो फिर एक्स्ट्रा क्लास में या आप इस तरह कीजिएगा अपने, मैं अभी मैसेज करवाता हूँ जिन लोगों ने लेट आपने लेकिन लेक्चर्स ले लिए हैं, आप लोगों ने जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है लेक्चर्स ले लिए हैं बीआरएस के जो पहले हुए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है ना, उनमें अब आपका इशू है? आपका अब इशू है बेटा उन क्वेश्चंस में? इशू तो नहीं है कोई, सिर्फ रिव्यू नहीं है? अगर सिर्फ बेटा रिवीजन है तो उसको मेरे नजदीक 2-3 दिन छोड़ दें, अभी 2-3 दिन बीआरएस को छोड़ दें, पहले फिर आप रिवीजन कीजिएगा, एक दिन छोड़ दें, परसों फिर मैं इन्वेंट्री के आपको क्वेश्चंस कल या परसों आपके साथ शेयर करूंगा, उसकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा क्लास जो होती है 11 बजे, पहले उस इन्वेंट्री की थोड़ी सी और डिस्कशन हो जाए, आपसे प्रैक्टिस हो जाए, तो बीआरएस पे फिर नेक्स्ट वीक में चले जाएगा। तो फिलहाल अभी रहने दें, नहीं वो होमवर्क अगर दिया भी हुआ तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज बाद में हो जाएंगे। तो इस वक्त आप बेटा बीआरएस को भी रहने दें 1-2 दिन, आप लोग एक तो इस पे फोकस करें जो डिस्कशन होगी ये शुरू, और अगर टाइम आजकल देना है तो वो फिर इन्वेंट्री को दीजिएगा वो भी, बल्कि मैं उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वो फिर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज, थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस। आपका सॉरी आज मैंने जरा ज़्यादा टाइम ले लिए, इंशाल्लाह कल दोबारा यही डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। जी वो चेक कर लिया।